हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया ही होना चाहिए। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया शानदार जानदार चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल मेरा माइक ऑन है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये एक यूनिट के 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इस वाले चैप्टर से 4 से 7 सवाल और भी बढ़ते रहते हैं, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि हमें एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या है। तो कितने आते हैं? 4 से 7 सवाल में मान के चलता हूँ, पूछे ही जाते हैं। बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लिक एसिड है क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो वो एक चैन बनाता है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। और फिर डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए क्या है, डिस्कवरी किसने की थी और इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है यूकैरियोटिक में सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी होती है, किसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, किसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। फिर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना। ठीक है, चलो फिर बेटा आगे देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए वर्ल्ड, फिर जेनेटिक कोडॉन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इतना करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज की कहानी जो शुरू होगी, सबसे पहले हमारी शुरू होगी न्यूक्लिक एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बोलना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में नहीं, मेरा नाम तो आपको पता चल ही जाएगा। बताना चाहता हूँ कि भाई जो सेल होती है उसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के क्या होता है कि भाई उसमें लोगों को डीएनए और आरएनए में डिफरेंस मतलब नहीं पता चलता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सर सर्कुलर किस में है, लिनियर किस में है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर किस में है ना। ये हम आज क्लियर करेंगे। चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई हम डिसाइड करते हैं पहले हमें क्या बनाना है। हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अरे ये क्या हुआ? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चलो इसको मैं नाम देता हूँ यूकैरियोटिक सेल, इसको बोलता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। और आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें होता है एक प्यारा सा, क्या होता है? प्यारा सा न्यूक्लियस। हाँ, लेकिन इनके पास होता है क्या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है। हम एक सेल ऑर्गेनेल बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या बना दिया है, इसका एक बार मैं नाम दर्शा देता हूँ। व्हाट इज दिस? इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, बोले तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियर डीएनए। भाई न्यूक्लियर डीएनए है कैसा? अब देखो,
एक बार देखो, कुछ तो दिख रहा होगा ना, कैसा है, लीनियर है और भाई डबल स्टैंडर्ड। बेटा इसके पास भी डीएनए है, लेकिन कैसा है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके पास कैसा है, इसके पास भी सेम है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलो भाई, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका भी डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी है, थोड़ा सा बेटा एक बात हमें यहाँ पे समझनी क्या है, समझनी ये है हमें बात कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आप चाहे प्रोकैरियोट को देख लो चाहे वो यूकैरियोट्स को देख लो, डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है। अगर इसकी बात करें, इसके न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। लीनियर सर्कुलर पता चलेगा, लेकिन क्या है वो जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। तो एनसीईआरटी इस बात को दर्शाती है, बोलती है कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड। क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म most of the organism DNA is double standard except इन भाई साहब को छोड़ करके, क्योंकि इनका जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। बोले तो 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, ये बेसिक बातें चल रही है बेटा, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। ठीक है, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर लो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लो, चाहे गाय की बात कर लो, चाहे एक बैक्टीरिया की बात कर लो, किसी की भी, फंगस की बात कर लो, प्रोटोजोआ की बात कर लो, जिनका भी सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड वाला होगा। समझ में आया। वैसे ही बेटा डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है बेटा आरएनए। क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए। अब यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर भी राइबोसोम रहा होगा, साइटोप्लाज्म में भी आरएनए होता है। अब आरएनए बन रहा है, आरएनए आप देखो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड वाला है। आरएनए से फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब आप इस चीज को देखो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने बताया कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म में सबके सब में जेनेटिक मटेरियल जो होगा बेटा वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाला होगा, और आरएनए जो होगा इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन आपको पता है, आप अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन फिर होगा इसमें, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए इज कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड एसएस। लेकिन इसमें भी बेटा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के रियो वायरस। कौन सा, रियो वायरस। इनका भैया क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। दिख रहा है क्या भाई। चलो बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बार बार मुझे ना इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, एसी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया, अब हमारी कहानी बेटा जो शुरू होगी न्यूक्लिक एसिड के बारे में होगी। न्यूक्लिक एसिड के बारे में शुरू करने से पहले मैं इसे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे तो समझ में आ गया ना कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भेड़, इंसान, कुछ भी हो उनमें क्या होगा, कुछ वायरस जो होते हैं, अब यहाँ पे एनसीईआरटी इस बात को भी बोलती है, इन सम वायरस क्या होगा,
आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जैसे एक मैंने बताया कि भाई रियो वायरस जो है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डबल स्ट्रैंड वाला, ठीक है। तो बेटा कहानी हमारी न्यूक्लिक एसिड की है कि भाई हमारे फ्रेडरिक मिशर साहब थे, 1869 की बात है, काम कर रहे थे किस पे, पस सेल पे काम कर रहे थे। बस पता है ना, मवाद जो बन जाती है, हाँ चोट लग गया, घाव वगैरह हो गया तो मवाद निकलता है। तो मवाद में क्या होगा भाई, अब वहाँ पे WBC होंगे, सेल डेड सेल्स होंगे, तो WBC में इन्होंने, क्योंकि आपको पता है RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो ब्लड सेल्स थी, पस सेल के न्यूक्लियस पे इन्होंने देखा, कुछ देखा, इन्होंने कुछ तो देखा था। अब देखा कि भाई इसका जो न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जो नेचर है, प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखा किस में था, पस सेल के न्यूक्लियस में, तो इन्होंने नाम दे दिया मिलता जुलता, न्यूक्लिन, ठीक है। क्या नाम दिया मेरे बच्चे, न्यूक्लिन। कहानी शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। डिस्कवर्ड फ्रेडरिक मिशर in 1869 in पस सेल में देखा था उन्होंने, और इन्होंने क्या दिया, नाम दिया, टर्म न्यूक्लिन। टर्म क्या दिया, न्यूक्लिन। भाई क्या देखा था, ये थी, ये क्या, पस सेल। अब जो पस सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। इसका जो नेचर देखा, इसका नेचर देखा, कैसी इसकी नेचर देखा, क्या है, फाउंड एसिडिक नेचर ऑफ DNA, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने नाम किस बेसिस पे नाम दिया, न्यूक्लियस। इन्होंने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी कैसी, एसिडिक प्रॉपर्टी, और नाम इनको मिला नहीं, तो उसके से न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम इन्होंने दे दिया, क्या, न्यूक्लिन दे दिया बेटा। उसके बाद इनके ही स्टूडेंट थे अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या बोला कि भाई आपने तो देख लिया इसकी प्रॉपर्टी, अब इसी एसिडिक प्रॉपर्टी के चलते ही आपने बताया, अब इसी एसिडिक प्रॉपर्टी के तहत मैं इसका नाम क्या रखूंगा, न्यूक्लिक एसिड। तो टर्म न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था, अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा अगर न्यूक्लिक एसिड की टाइप की भी बात करो तो इसकी सबसे बढ़िया दो टाइप हैं। टाइप की बात करें तो एक वो है DNA, एक है RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल समझ में आता है क्या, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल, हाँ। तो किस में आते हैं आपको ये बताना है, DNA और RNA क्या एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं, आपको बिल्कुल भी क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सर बहुत आप ठीक है बोलते रहते हो, क्या मतलब है ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल जोश के साथ, समझ में आया बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें सिलेक्शन लेना है। तो मैंने बोला बेटा ये मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल के तहत न्यूक्लिक एसिड इनको बोला जाता है पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर बना करके देखो, जैसे एक क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है बेटा, ये पूरा एक क्या है, ये एक है एक न्यूक्लियोटाइड।
और ये पूरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसीलिए बोला जाता है यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, चलो अब डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा आरएनए के कुछ एडिशनल रोल भी हैं, आप पढ़ोगे आगे चल के। एडिशनल रोल एनसीईआरटी बोलते हैं कि भाई आरएनए हैज सम एडिशनल रोल, कैटालिटिक मॉलिक्यूल, एंजाइम एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, हाँ ऐसे ऐसे कुछ इसके काम है। एमआरएनए, टीआरएनए इसकी तरह वो काम करता है। तो बेटा बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हाँ? आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के होते हैं 3 कंपोनेंट। कितने होते हैं इसके, 3 कंपोनेंट। सबसे पहला क्या है, फॉस्फेट, फिर शुगर, शुगर कौन सी, एल्डोपेंटोस, और फिर नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब साइड कर दो फॉस्फेट ग्रुप को, अगर आप साइड कर दोगे, साइड मतलब समझ रहे हो, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, न्यूक्लियोसाइड। आपने क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को टाटा बाय बाय कर दिया, तो बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है भाई, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब हमें क्या करना है बेटा, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट को यही मैं बता देता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4। काम क्या करता है फॉस्फेट ग्रुप, काम क्या करता है, डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। डीएनए मतलब डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। जब पैकेजिंग होती है ना, तब वहां पे इसका काम आता है। और दूसरी चीज, एसिडिक नेचर जो होता है बेटा, वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही होता है। फॉस्फेट है तो एसिडिक नेचर है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। आधे घंटे provide negative charge and acidic नेचर, किसको, डीएनए और आरएनए को। बेटा ये इसका स्ट्रक्चर है, एक्वस मीडियम में ऐसा होता है, और ये H3PO फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट क्लास स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे शुगर। शुगर कौन सी शुगर बेटा, पेंटोज, एल्डो पेंटोज बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्डो पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर होती है। चलो 5 कार्बन वाली शुगर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, चलो इसी पे ही बना लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। क्या हो गया भाई आज, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे,
CH2H। चलो, अब मैंने बोला कि भाई हमारे पास शुगर जो है पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शुगर है भाई। अब 5 कार्बन में यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा शुगर जो होती है वो डीएनए और आरएनए में मिलती है। अब डीएनए वाली जो शुगर होती है उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं और आरएनए वाली शुगर को राइबोस शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब राइबोस की जो शुगर है आरएनए दिख रहा है, विजिबल होगा, ये चेंज कर दूं, व्हाइट ही ले लेता हूं, क्या दिक्कत। राइबोस शुगर C5H10O5। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसका जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन से क्या होगा, एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, रिमूव हो गया, डिलीट कर दिए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल या अनस्टेबल होता है। और इसके पास सेकेंड कार्बन पर OH मतलब ऑक्सीजन नहीं, इसी वजह से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ये स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, डीऑक्सी राइबोस C5। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या थी, शुगर की कहानी थी। तो कौन सी शुगर होती है, पेंटोस 5 कार्बन वाली शुगर होती है। राइबोस की शुगर मतलब आरएनए वाली शुगर राइबोस और डीएनए वाली डीऑक्सी राइबोस। आगे चल के जब हम न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वहाँ पर इसका काम लगेगा। बेटा हमारे पास अब लास्ट है इसमें नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। और कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं तभी तो अंदर की तरफ छिपे रहते हैं। जब आप डीएनए के स्ट्रैंड बनाते हो कैसे अंदर की तरफ छिपे रहते हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो थोड़ा सा हवा ले लेते हैं हम। चलो भाई आ जाओ अपने टॉपिक पे फिर से। तो बेटा नाइट्रोजन बेस की मैं बात कर रहा था। नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिया, फॉस्फेट हमने पढ़ लिया, शुगर पढ़ लिया, फॉस्फेट का काम, शुगर का काम क्या अलग अलग। अब बेटा नाइट्रोजन बेस की बात करूँ तो सबसे बेस्ट इसके दो, ऐसा याद कर लो, इसके दो बेटे। कितने बेटे इसके, दो बेटे। एक है पायरिमिडीन, एक है प्यूरिन। ठीक है, अब पायरिमिडीन की अगर बात करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बातें पहले ही बता रखी है कि भाई कैसे हैं ये सारे के सारे, कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक है। लेकिन पायरिमिडीन जो होता है किसमें, इसमें सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है जिसको पायरिमिडीन बोलते हैं। इसमें से 2 नाइट्रोजन प्लस कितने, 4 कार्बन। मेंबर कितने होते हैं बेटा इसमें, टोटल 6 मेंबर होते हैं। और जिसमें से नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है 1 पर और 3 पर होती है। इसमें बेटा क्या होगा, डबल रिंग होगी। वहाँ पे आता हूँ मैं भी, उसके उनके बच्चों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होगी पायरिमिडीन रिंग, पायरिमिडीन रिंग प्लस एक होगी इमिडाजोल रिंग। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, इसमें टोटल होंगे 9 मेंबर। कितने होंगे बेटा, 9 मेंबर। पायरिमिडीन रिंग, इमिडाजोल रिंग में तो समझ में आता है ना कितने होंगे, 1 बाय 1 डिस्कस कर लो। अरे भाई इसमें 2 नाइट्रोजन थे और 4 कार्बन थे, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होंगे प्लस कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे। पक्का, चलो गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने। एक मिनट, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं ना जरूरी। बेटा नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो 1 पे होगा, 3 पे होगा, 7 पे होगा और 9 पे होगा। किसमें, डबल रिंग में नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th।
अब इनके बच्चों की मैं बात कर लेता हूँ बेटा। इनके बच्चों याद करने का तरीका बताता हूँ। पायरिमिडीन, आपको पता है जब जब आप कहीं प्यार करते हो, हाँ, प्यार में क्या होता है? प्यार में कट लग जाता है। प्यार में कटता ही तो है बेटा, प्यार में कट जाता है। कट जाता है मतलब कि यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको धोखा मिलता है, परेशानी मिलती है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। तो वैसे ही बेटा पायरिमिडीन में कट लगा, तो कट लगा तो इनके 3 आए संतान। एक आया साइटोसिन, एक आया यूरेसिल, एक आया थायमीन। समझे? वैसे ही इनमें क्या होगा? क्या? पीयू के एजी, पीयू के एजी बोले तो ए इज स्टैंड फॉर एडिनिन एंड जी स्टैंड फॉर गुआनिन। समझ में आया क्या? अब ये दोनों हमारे पास आ गए। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनका एक टिपिकल डायग्राम बना लेंगे। टिपिकल पायरिमिडीन आपको पता है सिंगल रिंग होता है, ये बना लिए। इसमें कितना होता है? डबल रिंग होता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं परेशान। बेटा देखो ये, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें सोचनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो पोजीशन होगी फर्स्ट पे होगी, थर्ड पे होगी। और जब इसमें हम नेमिंग करेंगे ना बच्चे, नेमिंग करेंगे तो हम क्लॉक वाइज चलेंगे, 1 2 3 4 5। सही चल रहा हूँ मैं? उल्टा चल रहा हूँ? तो ये सोचना है आपको, 1 2 3 4 5 6, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड। ये किसका है? टिपिकल पायरिमिडीन का है। अब टिपिकल हमारे पास प्यूरिन है। पोजीशन नाइट्रोजन की, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? नेमिंग किया इनका। नेमिंग बेटा यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे आप देखो, आप ऐसे गए क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आप उल्टा चलोगे। कैसे चलोगे उल्टा? ऐसे चलोगे, ऐसे चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? 9। ये कैसा है हमारे पास स्ट्रक्चर? अब बेटा हम पहले सबसे पहले करेंगे प्यूरिन नहीं पायरिमिडीन, क्योंकि हमें पायरिमिडीन से ज़्यादा प्यार है। प्यारी है ना पायरिमिडीन? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक को का बनाएंगे भाई, हमको एक का ही आता है, बाकी अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा भाई। अब मैंने बना लेना है डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर को। क्या करना है भाई? डायरेक्ट बना लेना है। क्या ही होता है। चलो अब यहाँ पे हमें बैलेंसी जब कंप्लीट करनी होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। फिर से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। मैंने बोला था क्लॉकवाइज चलना है, 1 2 3 4 5 6। किसका है स्ट्रक्चर बेटा? ये यूरेसिल का है। अब यूरेसिल आपको पता है, जब आपने IUPAC नेम पढ़ा है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम क्या किए हैं? नेमिंग किए फंक्शनल ग्रुप देख करके। यहाँ पे बेटा देखो 2 पे है और 4 पे क्या क्या है? कीटोन, ऑक्सो बोलते हो ना इसको, ऑक्सो। तो कितना है ये स्ट्रक्चर? किसका है? पायरिमिडीन का है। 2,4 2,4 क्या बोलेंगे इसको, इसका इस दूसरा नाम 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन, ठीक है बेटा। किसका है? यूरेसिल का है। अब बेटा अगर यूरेसिल के आप 4th पे मिथाइल ऐड कर देते हो, और उल्टा बोल दिया मैंने, 1 मिनट रुको ना, 4th और 5th पे, 4 और 5th पे, 4th पे अगर आप क्या ऐड कर दोगे? 4th पे आप ऐड कर दो अमाइन, तो बन जाएगा क्या? साइटोसिन।
और अगर फिफ्थ पे आपने ऐड कर दिया क्या, मिथाइल ऐड कर दिया, दिख रहा है ना भाई, अरे तो ब्लर हो गया, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कब से चल रहा है ऐसा, चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब ये फिफ्थ पे आपने ऐड कर लिया तो आपको क्या बन जाएगा, थायमीन बन जाएगा। भाई इतना अच्छे से पढ़ा है मैंने, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो फिर बुरा लगेगा मुझे। तो भाई हम कैसे, सबसे पहले हम फिफ्थ पे क्या ऐड कर देंगे, इसी पे बना दूं, नहीं नेक्स्ट बनाता हूँ। हमें बनाना है, हमें क्या, हमें बनाना है थायमीन। अब थायमीन को बनाने के लिए हम सबसे फिर वही एक रिंग बनाएंगे। ठीक है, अब रिंग में हमने बनाया सबसे पहले एक यहाँ, एक यहाँ, फिर हमारे पास सेम फंडा भाई, पहले हमने यूरेसिल का ही बनाया ना। अब हमने क्या ऐड करना है, फिफ्थ पे हमें ऐड करना है क्या, मिथाइल ऐड करना है भाई। फिफ्थ पे क्या ऐड करना है, मिथाइल। बेटा बॉन्ड का भी हमें सर्कल देखना है ना, यहाँ पे अगर हटा तो क्या लगा है, एक यहाँ एच लगा, एच लगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड रहेगा। नंबरिंग की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6, थायमीन को बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, यूरेसिल का है, और फिफ्थ पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं। बेटा नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो ऐड होगा उसको ऐड कर लेंगे। चलो मैंने कहा था फोर्थ पे अगर अमाइन ऐड कर दो, ठीक है, फोर्थ पे हमें अमाइन ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पे अमाइन ऐड करोगे। अब फोर्थ देखो यहाँ पे क्या है, NH2 ऐड कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, डबल बॉन्ड यही था, नहीं डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा और ऐसा बैलेंस ही हो गई कंप्लीट। किसका है बेटा स्ट्रक्चर, ये साइटोसिन का। दूसरा क्या नाम रख सकते हैं इसका, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरीमिडीन, ठीक है, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरीमिडीन। तो हमारा पायरीमिडीन का हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हमारे पास आएगा, प्यूरिन। प्यूरिन में कितने थे, एडेनिन था बेटा और ग्वानिन, यही था ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, आपको पता है कि भाई प्यूरिन में 2 रिंग होती है, नाइट्रोजन की पोजीशन। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसका एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, बॉन्ड देखना है। देखो एडिनिन का मैं बना रहा हूँ, किसका, एडिनिन का दूसरा नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन बोलते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन है। अब 6 पे हमें अमाइन ऐड करना है, NH2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है बैलेंसी है इसकी, बैलेंसी है, बिल्कुल बैलेंसी है इसकी, ठीक है भाई।
यही तो करेंगे ना। देखो याद नहीं का तरीका है, अब कैसे कर लो, ऐड नीन अमाइन, ऐड अमाइन किस पे, 6 पे, 2 + 4 6, तो 6 पे हम अमाइन ऐड कर लेंगे, किसका हमें मिल जाएगा, एडेनिन पे। एडेनिन का स्ट्रक्चर हमें उसकी पोजीशन मिल जाएगी। चलो बेटे नेक्स्ट हमारे पास है गुआनीन। क्या है, गुआनीन। फिर से सेम वही कहानी, नाइट्रोजन की पोजीशन देखो बेटा, फर्स्ट पे होगा, थर्ड पे होगा, सेवंथ पे होगा और 9th पे होगा। हाँ, अब फिर से मैं क्या करूँगा, इसकी नंबरिंग कर दूंगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 4 5 6 7 8 9। बेटा इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। इसमें से नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है प्लस 1 कार्बन, सही तो है ना। और ये क्या है, नहीं दिखेगा, पायरिमिडीन रिंग है। इसमें कितने हैं, 4, 1 2 3 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन। ठीक है भाई, हो जाएगा क्या। चलो, तो मैंने बोला कि भाई अब यहाँ पे हमारे पास किसका जो है स्ट्रक्चर है भाई, वो है हमारे पास गुआनीन का है। अब देखो यहाँ पे गुआनीन, ठीक है, कह रहा है गो नीन, गुआनीन कर ना, गो नीन, दो पे क्या करना है, अमाइन ऐड करना है। ऐसे देखो दिमाग लगाना है, ट्रिक यही है। मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तब दिमाग बिठाओ, ठीक है, नहीं सर हम नहीं सर, ठीक है बेटा, अगर आप अपने तरीके से कर लेते तो बहुत बढ़िया। हाँ, 2 पे अमाइन, गो 2 पे बोल रहा है ना। अब मैंने बोला 2 पे क्या करना है, अमाइन ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे फिर 4 2 6 पे क्या करना है, ऑक्सो ऐड कर देना है। क्या करना है बेटे, ऑक्सो, तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सो। अब बैलेंस ही फिर से यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर है पूरा है, लेकिन प्यूरिन का पूरा तो मतलब स्ट्रक्चर था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ऐड हुए, इसलिए नाम बदल गया। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या देखा, नाइट्रोजन बेस देख लिए। अब नाइट्रोजन बेसेस की अगर बात करूं तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस मिलते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, इसके पहले वाली स्लाइड देख लो एक बार आप लोग। डीएनए के कौन कौन से होते हैं डीएनए में, तो डीएनए की अगर बात करें, डीएनए में और आरएनए में, तो भाई डीएनए में मिलता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बेटा यूरेसिल की वजह से क्या होता है, आरएनए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हो जाती, और इसी वजह से क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसी वजह से क्या है, डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है भाई, तो बेटा आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे से क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाना स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाते हैं आपको पता है कि भाई जब हमारा क्या होगा, शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और यही शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ते हैं तो बेटा न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड के बीच। ठीक है भाई, तो बेटा यहीं की मतलब ये कहानी आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।